हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा के लिए नॉन हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, हम पार्ट वाइज देख रहे हैं और पार्ट 1, 2, 3 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और पार्ट 4 हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है खुशबू रचते हैं हाथ, और यह एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अरुण कमल। और खुशबू रचते हैं हाथ का प्रथम प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में क्या संदेश निहित है, यानी इस कविता के द्वारा क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है खुशबू रचते हैं हाथ कविता में यह संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित मजदूर स्वयं बदबूदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। इस तरह से अगला प्रश्न है, खुशबू रास्ते में किन किन प्रकार के हाथ लगे हुए हैं। तो इसका उत्तर है खुशबू रास्ते में दुनिया की मशहूर अगरबत्तियों के निर्माण में बूढ़े मजदूर, पुश्तैनी मजदूर, नवयुवती महिलाएं, कोमल हाथ वाले बाल मजदूर और अपाहिज व घायल मजदूर लगे हुए हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, खुशबू रास्ते हाथ से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी वो क्या बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है खुशबू रास्ते हाथ से कवि का अभिप्राय है कि जो मजदूर दुनिया को खुशबू बांटते हैं वे स्वयं बदबूदार स्लम एरिया में रहने के लिए बाध्य है। यह नाकामी मजदूर की आर्थिक विडंबना है। प्रश्न 4 है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं। इसका उत्तर है खुशबू रचते हाथ विषम आर्थिक तंगी और गरीबी की भयावह परिस्थितियों में रह रहे हैं। वे कई गलियों के बीच, नालों के पार, कूड़े करकट और बदबूदार टोले के अंदर रहने के लिए मजबूर है। इस तरह से इस चैप्टर का अंतिम और 5वां प्रश्न है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का तात्पर्य अर्थ बाल मजदूर से है। देश की विडंबना की है कि जिन मासूम बच्चे की उम्र खेलने, खाने और पढ़ने की है, वे मजदूरी कर रहे हैं। इस तरह से अगला चैप्टर है हौसले की उड़ान, है ना, और यह एक निबंध है हौसले की उड़ान। इस तरह और हौसले की उड़ान का पहला प्रश्न है, आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने क्या आदर्श रखा है। तो इसका उत्तर है आज बिहार की बेटियों ने समाज के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का मिसाल रखा है। इन संघर्षशील बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि अगर हौसला ऊंचा हो और कठिन परिश्रम करने का इरादा हो तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है। बिहार की कुछ बेटियों ने समाज के सामने संघर्ष और लगन का आदर्श रखा है। जैसे प्रश्न 2 है, रोहतास की गुड़िया की क्या समस्या थी। तो इसके बारे में हम लिखेंगे रोहतास की गुड़िया के बारे में। तो इसका उत्तर है रोहतास की गुड़िया का जुनून पढ़ाई का था। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राज़ी नहीं थे, जबकि वह पढ़ना चाहती थी। वह पढ़कर अध्यापक बनना चाहती थी। अंत में उसे सफलता मिली। वह अपनी इच्छा को साकार करने के लिए संघर्ष करती रहती है। आज हमारे लिए गुड़िया जीवन की बाधाओं को पराजित कर इलाके में मिसाल बन जाती है। अगला प्रश्न है 3, हौसले की उड़ान पाठ का आशय स्पष्ट करिए, यानी कि इस पाठ के अनुसार आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है। तो इसका उत्तर है इस पाठ में आधुनिक बिहार की बेटियों के संघर्ष और उनके जीवन हौसले की उड़ान का वर्णन किया गया है। बिहार की बेटियों ने अपने शौर्य से समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। यह पाठ नारी शक्तिकरण एवं नारी जगत के बेमिसाल उदाहरण हैं। प्रश्न 4 है, सोनी पूरे प्रखंड में क्यों चहेती बन गई। तो इसका उत्तर है दरअसल सोनी ने पूरे ज़िला में
एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया था। वह गांव की ही नहीं पूरे प्रखंड की चहेती बन गई। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न 5 है। कैमूर के चिन्नारी प्रखंड के मथई निवासी विष्णु शंकर तिवारी क्यों खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं? तो इसका उत्तर है कैमूर के चिन्नारी प्रखंड के मथई निवासी विष्णु शंकर तिवारी अपनी बेटी सोनी की शानदार सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। अगला चैप्टर है जननायक कर्पूरी ठाकुर। यह उनका जीवनी है। इसका प्रथम प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनके माता पिता एवं पत्नी का नाम क्या नाम था? तो इसका उत्तर है श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौझिया नामक गाँव में 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ। उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। पत्नी का नाम फुलीश्री देवी था। अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन से कार्य करने में आनंद मिलता था? यह बिहार बोर्ड 2017 A2 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है कर्पूरी ठाकुर को खेल कूद, गाय और अन्य पशुओं को चराने में मन लगता था। इसके अलावा उन्होंने दौड़ने, तैरने, लोकगीत एवं गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था। प्रश्न 3 कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? यह बिहार बोर्ड 2016 A में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधा संपन्न स्वाधीन जीवन यापन करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह कर्पूरी ठाकुर का निश्चय था। इस तरह से प्रश्न 4 है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कौन कौन से पद की शोभा बढ़ाई? यानी क्या बिहार में किस शीर्ष पद पे आसीन हुए? तो इसका उत्तर है जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिश्रम और संघर्ष के बल पर बिहार के कई पदों पर अपनी शोभा बढ़ाई। वे 1952 से 1988 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, उप मुख्यमंत्री एवं 2 बार बिहार राज्य का मुख्यमंत्री भी बने। अगला प्रश्न है झांसी की रानी। अगला चैप्टर है झांसी की रानी और यह एक कविता है और इस कविता के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को छक्का छुड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने नाला आ गया। यह महारानी लक्ष्मीबाई के लिए संकट की घड़ी थी। नया घोड़ा अड़ गया और बहुत से शत्रु उन पर हमला करने लगे। महारानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हुई। इस तरह आज़ादी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण की कुर्बानी दी। अगला प्रश्न 2 है झांसी की रानी के चरित्र की विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। उनके भीतर देशभक्ति थी। वह भारत को गुलामी से मुक्त कराना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। प्रश्न 3 है लक्ष्मीबाई को किनकी गाथाएं याद थी? यह बिहार बोर्ड 2017 A2 में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई पिता की अकेली संतान थी और कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। ये बचपन से ही बड़ी वीर थी। लक्ष्मीबाई को वीर शिरोमणि शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी। प्रश्न 4 है हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई में वीरता और वैभव का संकेत किस किस ओर होता है? या बिहार बोर्ड 2012 और 14 A में आया हुआ दोनों प्रश्न है और इसका उत्तर है
वीरता का संकेत लक्ष्मीबाई के शौर्य से है और वैभव का संकेत झांसी के राजकुमार की अकुल संपत्ति से है। लगता है कि वीरता का ब्याह दौलत के साथ किया गया हो। प्रश्न 5 है, झांसी का दीपक बुझने पर डलहौजी ने क्या किया? तो इसका उत्तर है, झांसी का दीपक बुझने पर डलहौजी मन से खुश हुआ। उसने झांसी राज्य का हड़प कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। झांसी के दुर्ग पर उसने अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। उसने अपने को झांसी का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया। झांसी की रानी से अंतिम प्रश्न 6 है, बूढ़े भारत में भी आई फिर सी नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? ये भी प्रश्न है ना। तो इसका उत्तर है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। यही कारण है कि भारत को बूढ़ा कहा गया है। अगला चैप्टर है चिकित्सा का चक्र और यह एक हास्य व्यंग है और इसके लेखक है बेढप बनारसी और इसका प्रथम प्रश्न है, चिकित्सा का चक्र किस प्रकार का खेल है? लेख है, जीवन में हास्य व्यंग की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, चिकित्सा का चक्र बेढप बनारसी का हास्य व्यंग प्रधान लेख है। इस पाठ्य में हास्य और व्यंग के द्वारा रचित पद्धति पर छूट की गई है। चिकित्सा पद्धति पर छूट की गई है। हास्य व्यंग प्रधान लेख में से हमें मनोरंजन होता है और हंसने के सुंदर अवसर मिलते हैं। हंसने से जीवन शक्ति बढ़ती है और जीवन के तनाव कम होते हैं। प्रश्न 2 है, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? लेखक 35 वर्ष। तो दोस्तों इसका उत्तर है, लेखक 35 वर्ष का हट्टा कट्टा आदमी है। आज तक वह कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखकर लेखक को भी बीमार पड़ने की इच्छा होती थी। बीमारी के नाम पर उसे हंटले बिस्कुट खाने को मिलती। इस तरह से प्रश्न 3 है, लेखक को पेट में जोरों से दर्द क्यों हुआ? तो उसका उत्तर है, लेखक को भूख नहीं थी। इसके बावजूद भी पत्नी के आग्रह पर 12 पूड़ियाँ, आधा पाव मलाई और 6 रसगुल्ले निकाल लिए। अधिक भोजन के कारण उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। प्रश्न 4 है, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग किया है? उसमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है? उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, लेखक वैद्य और हकीम के नामकरण रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ग्रह नक्षत्र के प्रति आस्था पर उनके पनावा स्वरूप आदि पर व्यंग किया है। नामकरण पर व्यंग करते हुए आयुर्वेदाचार्य रसक रंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज सुखदेव शास्त्री कहकर संबोधित करते हैं। वैद्य जी के पहनावा पर व्यंग करते हुए कहते हैं, सूत के नाम पर जनेऊ था जिसका रंग देखकर यह शंका होती थी कि कुश्ती लड़कर आ रहे हों। लेखक सबसे तीखा व्यंग वैद्य जी के स्वरूप पर करते हैं। लेखक कहते हैं कि वैद्य जी अपनी तंदुरुस्ती मरीजों में बांट दिए हैं। इस तरह से अगला चैप्टर है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र एक कविता है और इस कविता के कवि हैं नरोत्तम दास और इसका प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर सुदामा की दीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा बड़ी विचित्र थी। माथे पर न पगड़ी थी और न उसके शरीर पर कुर्ता था। उनकी धोती फटी हुई थी और गमछा फटकर तार तार हो चुका था। सुदामा के पैर में जूते नहीं थे और उनका शरीर दुर्बल था।
वे कृष्ण के महल के बारे में पूछते थे और अपना नाम सुदामा बताते थे। प्रश्न 2 है, गुरु के यहाँ किस बात की याद कृष्णा ने सुदामा को दिलाई? तो इसका उत्तर है, सुदामा को बचपन से ही चोरी की आदत थी। बचपन में एक बार गुरु की पत्नी ने सुदामा को खाने के लिए कुछ चने दिए। सुदामा स्वयं चने चबा गए, परंतु कृष्ण को खाने के लिए नहीं दिए। कृष्ण सुदामा के बचपन की चोरी की आदत की याद दिला रहे हैं। इस तरह से प्रश्न 3 है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? तो इसका उत्तर है, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न कृष्ण ने किया। सुदामा कृष्ण के बाल सखा थे। वे गरीबी की आग में जल तप रहे थे। अपनी मित्रता को निभाते हुए कृष्ण ने उदारता और मित्र भाव का परिचय दिया। यह अद्भुत था। प्रश्न 4 है, द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर कृष्ण दौड़ पड़े। वे हाथ जोड़कर सुदामा के पैरों पर गिर पड़े, फिर उठे और गरीब सुदामा के दुख को कम करने के लिए कृष्ण उनके बाहों से लिपट गए। प्रश्न 5 है, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है, अपने गांव की राजसी ठाठ बाट, हाथी घोड़े, महल, अटालिकाओं को देखकर सुदामा को भ्रम होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अपने गांव की राह भूल गए हैं और फिर द्वारिका के राजभवन में पहुंच गए हैं। प्रश्न 6 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो उठ गए? तो इसका उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा से भर गए और उनकी आंखों से आंसू बह चले। पानी में से भरी प्रात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आंसू से सुदामा के पांव धो डाले। प्रश्न 7 है, कृष्ण की कृपा से गरीब सुदामा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर है, सुदामा की झोपड़ी की जगह राजमहल बन गए। जहाँ सुदामा के पैरों में जूते तक नहीं थे, वहाँ उनकी खिदमत में महावत हाथी लेकर खड़ा है। सुदामा कठोर जमीन पर सोते थे, अब कृष्ण की कृपा से कोमल सेज पर सोने लगे। उन्हें खाने के लिए कोदो सवा नहीं मिलते थे, अब मेवा दाख मिलने लगे। दोस्तों, इस तरह से नॉन हिंदी किसलय का अब अंतिम चैप्टर है रावण के हिरण के बच्चे का। यह भी एक कविता है और यह डॉक्टर नी वियतनाम द्वारा लिखा गया है। और इसका प्रथम प्रश्न है, जाड़े की रात में कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? तो इसका उत्तर है, जाड़े की रात में पहाड़ पर हिरण का बच्चा रो रहा है क्योंकि वह अपनी राह भटक गया है। इस तरह से प्रश्न जो है, कवि हिरण शावक को क्या दिलासा दे रहा है, यानी क्या कह रहा है? इसका उत्तर है, कवि हिरण शावक को दिलासा दे रहा है कि तू अभी सो जा, सुबह तुम्हें तुम्हारी माँ अवश्य मिलेगी। तब तक जंगल में से आराम कर। बांस के वन और ओक वन की हवा तुझे लोरी सुनाएगी। तुम शांत भाव से सो जा। धरती पर झड़े हुए पत्ते बिखरे हैं, तुम इसकी नरम नरम पत्तियों की सेज पर सो जा। इस तरह से अंतिम प्रश्न है, हिरण का नन्हा बच्चा क्यों दुखी है? तो इसका उत्तर है, हिरण का नन्हा बच्चा इसलिए दुखी है कि वह अपनी माँ से बिछुड़ गया है। उसकी आंखों में वेदना के आंसू है। दोस्तों, इस तरह से नॉन हिंदी ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब हल कर दिए। आपको और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज लाइफ को सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।